क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बीमारी पूरे श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा श्रिम्प प्रोड्यूसर स्टेट है, वहां हाल ही में व्हाइट गट डिजीज जिसे व्हाइट फिशी सिंड्रोम भी कहा जाता है, इस बीमारी को लेकर फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन आखिर ये बीमारी है क्या? इसके कारण क्या है? क्या ये वायरस से फैलती है? और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आज हम इस पूरे विषय को साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा ब्लू इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। व्हाइट गट डिजीज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाइट गट डिजीज या फिर व्हाइट फिशी सिंड्रोम कल्चर्ड श्रिम्प में होने वाला एक गंभीर रोग है और ये मुख्यतः पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प लिप्टोपेनियम बनामी नाम की स्पीसीज श्रिम्प स्पीसीज को प्रभावित करता है, जो भारत में सबसे अधिक पाली जाने वाली श्रिम्प की स्पीसीज है। और इस बीमारी के कारण श्रिम्प की ग्रोथ स्लो हो जाती है, फीड इंटेक कम हो जाती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्या ये केवल एक पैथोजन से होता है? बिल्कुल नहीं। ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, अर्थात इसके पीछे कई कारण मिलकर काम करते हैं और इनमें से मेन है एंटेरोसाइटोजोन हेपेटोपेनी, जिसको ईएचपी भी कहा जा सकता है। इस नाम की जो माइक्रोस्पोरिडियम पैरासाइट है, वो इस बीमारी का एक कारण है। दूसरा है अपॉर्चुनिस्टिक विब्रियो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है, ये मौका पाकर इन्फेक्शन ले आता है। फिर है गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस। अगर गट के अंदर उसके जो इंटेस्टाइन के अंदर कोई इम्बैलेंस हो जाए बैक्टीरियल जो कि बेनिफिट करते हैं, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। पुअर वाटर क्वालिटी, जिस पानी में श्रिम्प रहती है उसकी क्वालिटी पुअर है। ऑर्गेनिक वेस्ट एकोमुलेशन, तो उसके अंदर जो है वो और ऑर्गेनिक वेस्ट डिपॉजिट हो रहा है, सीवरेज का भी हो सकता है और चीज़ों का भी हो सकता है, डिकम्पोज का भी हो सकता है। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें टेम्परेचर मेन है। यही कारण है कि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। अब बात कर लेते हैं ईएचपी। ईएचपी क्या है? ईएचपी का पूरा नाम है एंटेरोसाइटोजोअन हेपेटोपेनी। ये एक माइक्रोस्पोरिडियन पैरासाइट है और ये श्रिम्प के हेपेटोपेनक्रियाज को संक्रमित करता है, मतलब इन्फेक्ट करता है। अब हेपेटोपेनक्रियाज श्रिम्प का सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है और ये डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। जब ईएचपी इस ऑर्गन को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है, तो श्रिम्प की ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड फैक्टर है विब्रियो बैक्टीरिया। तो इसका क्या रोल है? यदि पौंड में पानी की क्वालिटी खराब हो जाए तो विब्रियो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं और ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देते हैं और इसके कारण श्रिम्प के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डैमेज होने लगता है। और तीसरा फैक्टर है डिजीज कैसे फैलती है। तो बीमारी मुख्यतः जो संक्रमित सीड्स हैं, जो पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर है, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स हैं, इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल है या फिर खराब जो पॉन्ड मैनेजमेंट है उससे। इसलिए बायोसिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर माना जाता है। अब इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो यदि श्रिम्प पॉन्ड में ये बीमारी दिखाई दे तो जो नीचे दिए हुए सिम्टम्स हैं वो देखे जा सकते हैं और पता चलाया जा सकता है कि बीमारी फैल रही है। तो पहला है व्हाइट फ्लोटिंग फीकल स्टिंग्स। जो व्हाइट जो फीकल स्ट्रिंग्स हैं वो फ्लोट करने लगती है। फिर दूसरा है व्हाइट या फिर ब्राउन इंटेस्टाइन। जो श्रिम्प है उसकी इंटेस्टाइन व्हाइट या फिर ब्राउन हो जाती है। फीड कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, स्लो ग्रोथ हो जाती है, लूज शेल सिंड्रोम हो जाता है और वीकनेस, लेथार्जी और जो इसकी फूड कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाती है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे जो है वो हो सकता है। अगर फीड कन्वर्जन रेशियो की बात की जाए तो फीड कन्वर्जन रेशियो अर्थात एफसीआर ये बताता है कि 1 किलोग्राम श्रिम्प प्रोड्यूस करने के लिए कितना फीड देना पड़ता है। यदि बीमारी बढ़ जाए तो श्रिम्प फीड एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाती और उससे जो है वो उसकी फीड की कंजम्पशन कम हो जाती है और बाहर जो है वो फीड जो है वो वेस्टेज बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, एफसीआर बढ़ जाता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो कौन सी परिस्थितियों में ये बीमारी अधिक होती है? जैसे कि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, एक्सेस ऑर्गेनिक स्लज, हाई अमोनिया, नाइट्राइट एकोमुलेशन, लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सडन पीएच चेंज हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है और पुअर पॉन्ड हाइजीन हो जाती है। तो ये सारे जो परिस्थितियां हैं ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। अब डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इस पे भी बात कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए कई साइंटिफिक टेक्निक हैं जिनका यूज किया जा सकता है।
जैसे कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पीसीआर टेस्ट, वाटर क्वालिटी एनालिसिस, माइक्रोबियल कल्चर और हिस्टोपैथोलॉजी। तो इन सभी मेथड्स की हेल्प से डिजीज की पुष्टि की जा सकती है कि बीमारी फैल चुकी है या फिर नहीं। तो अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इस बीमारी का कोई सिंगल मेडिसिन नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव उपाय माना जाता है। मतलब बचाव ही सबसे अच्छा मेथड है। इसके लिए मेंटेन गुड वाटर क्वालिटी, यूज पैथोजन फ्री सीड, फिर रेगुलर पॉन्ड क्लीनिंग, प्रॉपर एरेशन, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, अवॉइड ओवर फीडिंग, रेगुलर प्रोबायोटिक्स यूज, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड श्रिम्प। जो श्रिम्प्स इन्फेक्टेड लगते हैं उनको इमीडिएटली हटाया जाए। तो भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे भी बात कर लेते हैं। सो भारत आज विश्व के प्रमुख श्रिम्प एक्सपोर्टर्स में शामिल है। तो इसकी आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है। सो विशेषकर पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प भारत के सी फूड एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो आंध्र प्रदेश अकेला देश का जो सबसे बड़ा श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सो यदि ऐसी डिजीज फैलती है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स जो है वो अफेक्ट होंगे और फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी इससे अफेक्ट होती हैं। सो ब्लू इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है ये, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी में ब्लू इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और श्रिम्प फार्मिंग उसी का हिस्सा है। यदि एक्वाकल्चर सस्टेनेबल रहेगा तभी फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कोस्टल इकोनॉमी और मेराइन रिसोर्सेज, इन सभी का जो है वो विकास संभव होगा। सो अगर करंट अफेयर्स में देखा जाए तो हाल ही में आंध्र प्रदेश फिशरीज डिपार्टमेंट ने श्रिम्प पॉन्ड से श्रिम्प सैंपल्स, वाटर सैंपल्स, फीड सैंपल्स, फीकल सैंपल्स, ये सारे कलेक्ट करके लैब टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो फार्मर्स को डिजीज प्रिवेंशन या फिर बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाने की सलाह दी गई है। सो यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाइट गट डिजीज किस स्पीसीज को अफेक्ट करता है, ईएचपी क्या है, विवेरियो क्या है और बायोसिक्योरिटी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी में एक्वाकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। सो अगर मेंस जीएस3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ब्लू इकोनॉमी, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सपोर्ट इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट इन फिशरीज, तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वाइट गट डिजीज केवल एक डिजीज ही नहीं, ये भारत की एक्वाकल्चर इकोनॉमी, सी फूड एक्सपोर्ट्स और लाखों किसानों की जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, उससे जुड़ा हुआ है। सो यदि साइंटिफिक पाउंड मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी और अर्ली डायग्नोसिस पर ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्दी पाउंड, हेल्दी श्रिम्प्स और हेल्दी फार्मर, ये यही सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की सबसे बड़ी पहचान है। सो यदि आपको साइंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़े ऐसे ही करंट अफेयर्स पसंद हैं तो काशिफ एजुकेशन को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।